बड़ी डरी सहमी सी वह दो बूढ़ी आंखें यहाँ वहाँ देखती जा रही थी, आशा भरी नज़र से हर एक चेहरे को देखती, मानो हर चेहरे में वह किसी को ढूंढ रही हो। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठी हुई वह बूढ़ी औरत आते जाते हर इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, परंतु फिर असहाय होकर चुपचाप बैठ जाती। तभी अचानक ट्रेन पहुंच गई और सभी लोग ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वह वृद्ध औरत जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, राजेश राजेश। न जाने उसके कमज़ोर शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि अपना बैग उठाकर तेजी से दौड़ती हुई हर एक डिब्बे के पास जाकर आवाज़ लगाने लगी, राजेश, ओ बेटा राजेश। लेकिन 2 ही मिनट में ट्रेन चले जाने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। लाचार होकर वह वृद्ध औरत धीमे कदमों से वापस प्लेटफार्म पर आकर बैठ गई। स्टेशन पर पापड़ बेचता एक युवक उस वृद्ध औरत को कब से देख रहा था। फिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ डरी हुई नज़र से देखा, फिर कांपते स्वर में बोली, बेटा एक बात तो बताओ, टिकट काउंटर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है क्या? फिर उस पापड़ बेचने वाले युवक ने कहा, नहीं तो अम्मा। फिर उस वृद्ध औरत ने दाएं तरफ हाथ करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो उधर टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए गया था, फिर अभी तक आया क्यों नहीं? वह युवक बोला, अम्मा टिकट काउंटर दाएं तरफ नहीं है, अपने बाईं तरफ देखिए, पास में ही टिकट काउंटर है। फिर वह वृद्ध औरत बोली, नहीं बेटा, मेरे बेटे ने तो कहा था कि गांव का टिकट किसी और टिकट काउंटर से मिलता है। यह कहकर वह मुझे यहाँ बिठाकर गया था। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी वह फिर से घबराई हुई बोली, देखो ना बेटा, 3 घंटे हो गए उसे टिकट लेने गए हुए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, जाने कहाँ रह गया मेरा राजेश, अब मैं क्या करूं? तभी पापड़ वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, इतनी देर से बैठी हैं तो आपको भूख भी लगी होगी, लीजिए माँ जी एक खा लीजिए। पापड़ वाले ने अपना खाना उनके हाथ में थमा दिया और बोला, अपने लिए खाना लाया था, लेकिन दिन भर खाने के लिए समय ही नहीं मिला, यह आप खा लीजिए। तो बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से खाना खा लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अच्छा माँ जी, मुझे घर जाना है। आप एक बात बताओ, आप कौन से गांव से आई हैं? मैं आपको टिकट ले देता हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा तो वह बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए वह वृद्ध फिर से इधर उधर देखने लगी। चलिए आपको बताते हैं आखिर ये बूढ़ी माँ कौन है और यहाँ स्टेशन पर क्या कर रही है। इनका नाम सावित्री देवी है, जिनके 2 बेटे मोहित और राजेश हैं। सावित्री जी और उनके पति ने बड़ी ही गरीबी में अपना समय गुजारा था, लेकिन अपने बेटों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपनी पिता की दूध की डेयरी संभालता है और छोटा बेटा गुड़गांव में दुकान चलाता है। 2 महीने पहले ही सावित्री जी के पति की मृत्यु हो गई। सावित्री जी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु वहां उनकी हैसियत एक काम वाली बाई से ज़्यादा ना थी, जो दिन भर घर का काम भी किया करती थी और इसके बावजूद बातें भी सुना करती थी। बेटे और बहू को उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी, लेकिन सावित्री जी फिर भी मन मार कर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन जब सावित्री जी परिवार के सब लोगों का चाय नाश्ता निपटाकर रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके छोटे बेटे राजेश का फ़ोन आया। बहुत समय बाद अपने छोटे बेटे का फ़ोन आया देखकर सावित्री जी ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और खुशी के मारे कांपते हाथों से फ़ोन लेते हुए बोली, हेलो राजेश बेटा। तभी राजेश की आवाज़ आई, हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या बेटा, आखिर बात क्या है? माँ वह दरअसल आपकी बहू संगीता की तबीयत ठीक नहीं है, 4-5 दिनों से बुखार चढ़ा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर सावित्री देवी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे से डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। फिर राजेश परेशान होते हुए बोला, माँ सारे इलाज कर लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास गुड़गांव में रहने आ जाइए। हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। ये सुनते ही सावित्री देवी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द गुड़गांव पहुँचने के लिए निकलती हूँ। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और भगवान से अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना करने लगी। दरअसल बात यह थी कि जब सावित्री देवी जी के पति की मृत्यु हुई थी उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और अब उनके दोनों बेटों और बहुओं की नज़र उनके पैसों पर थी। यह उनका अपनी माँ से प्यार नहीं था बल्कि प्यार का ढोंग मात्र था। परंतु सावित्री जी अपने बेटों की इन चालों से बिल्कुल अनजान थी। एक ममतामयी माँ को तो केवल अपने बेटे बहू की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है, बेचारी किस हाल में होगी और बेचारा बेटा घर कैसे संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी कि यहाँ भी तो दिन भर काम करती हूँ, कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पर ताज रख दिया है, फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही तो सहती हूँ। तो क्यों ना गुड़गांव ही चली जाऊँ, रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिलेगा और बेटा बहू को भी सहारा हो जाएगा। अभी यह सब सोच ही रही थी कि उनका बड़ा बेटा मोहित घर आया तो सावित्री जी बड़े ही दुखी मन से बोली, बेटा कल मेरे गुड़गांव जाने के लिए टिकट करा देना। यह बात सुनकर मोहित चौंक गया और बोला कि ऐसा क्या हो गया। तब सावित्री जी ने कहा कि संगीता बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत बीमार है, इसलिए राजेश ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो उसे थोड़ा हौसला भी होगा और घर का काम भी संभाल लूंगी। यह बात सुनते ही मोहित गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद नहीं आई आपके लाडले बेटे की आपकी, और आज जब आपको बीमे के पैसे मिले हैं तब अचानक उसे अपनी माँ याद आ गई। उसकी पत्नी इतनी बीमार हो गई कि वह आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ माँ, उसकी नज़र केवल तुम्हारे पैसों पर है। फिर सावित्री जी बोली, नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई ठीक नहीं है। राजेश मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरा यकीन करो बेटा। माँ की बात सुनकर मोहित कड़े स्वर में बोला, तो ठीक है माँ, मैं आपका गुड़गांव का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले पिताजी के बीमा के पैसे आप मुझे देकर जाएंगी, क्योंकि आपका और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं, तो अब इन पैसों पर भी हमारा ही हक बनता है। यदि आप पैसे लेकर वहां गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वह आपसे पैसे ले लेगा। अपने बड़े बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सावित्री जी हैरान रह गई। फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, ऐसे समय में भी तुझे ऐसी बातें सूझ रही है? वहाँ बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो बीमा के पैसे में से अपने खर्च के लिए कुछ पैसा निकाल कर बाकी की सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए सावित्री जी अपनी अलमारी के लॉकर से वह पैसे उठाकर ले आई और कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे मोहित को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही मोहित और उसकी पत्नी की आंखों में एक चमक आ गई। अब वह दोनों बेहद खुश थे। फिर क्या था, मोहित तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और मां को गुड़गांव भेजने के लिए टिकट खरीद कर ले आया और अगले दिन उसने अपनी मां को बड़ी खुशी खुशी ट्रेन में बिठा दिया। एक ओर तो सावित्री जी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वह इतने सालों बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही है। गुड़गांव स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने राजेश उनकी राह देख रहा था। राजेश से मिलकर सावित्री जी तो उसकी बलाइया ही लेती जा रही थी। राजेश अपनी मां को गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर अपनी बहू से मिलते ही सावित्री जी बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, तेरी इतनी सेवा करूँगी कि कुछ ही दिनों में तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूँगी। तभी उनकी बहू संगीता बोली, लेकिन माँ जी, मुझे सेवा से ज़्यादा दवाइयाँ की ज़रूरत है। फिर सावित्री जी ने कहा, तो दवाइयाँ ली क्यों नहीं? तभी संगीता बोली, माँ जी, दवाइयाँ कहाँ से लेते हैं? आपके बेटे की तो कुछ कमाई है नहीं, सारा दिन
दुकान पर मक्खियाँ मारकर आ जाते हैं। यह सुनकर सावित्री जी को बड़ा दुख हुआ। फिर बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी देसी नुस्खों से बना ऐसा काढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी, तुम देखना बुखार तो यूं गायब हो जाएगा। सावित्री जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया, फल काटकर उन दोनों को खिलाया। अब जैसे ही सावित्री जी सब्जी तरकारी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली, तब संगीता ने राजेश से कहा, ये कौन सी मुसीबत में फंसा दिया तुमने मुझे। तुम्हारी माँ तो ये जहर जैसे काढ़े पिला पिला कर मुझे सच में बीमार कर देंगी। अरे क्या करूँ संगीता, मैंने तो सोचा था कि माँ आएंगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें दे देंगी, इसीलिए तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया था। लेकिन माँ है कि अपने ही देसी नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए। फिर संगीता आंखें बड़ी करती हुई बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है, हमें कुछ करना होगा, कोई तरकीब लगाओ। बस फिर क्या था, कभी राजेश अपनी माँ से कुछ खर्चे के बहाने पैसे मांग लेता तो कभी संगीता किसी न किसी बहाने अपनी सास से पैसे ऐंठ लेती। सावित्री जी भी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि उनके बेटे की दुकान पर काम नहीं है, इसलिए उसकी मदद करना उनका फर्ज है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वह दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते। इधर बहू पर काम का ज़्यादा भार न पड़े, इसलिए इस उम्र में भी सावित्री जी जैसे तैसे रसोई घर का सारा काम कर दिया करती और पूरे घर की सफाई, बर्तन धोने और कपड़े धोने और सुखाने जैसे काम भी करवा देती थी, जैसे कि उनकी शुरू से आदत थी। इस सब से संगीता तो बहुत खुश हो गई कि चलो बैठे बिठाए मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई और पैसे भी आ रहे हैं। अब यहाँ भी वही सब होने लगा जो गांव में होता था। सावित्री जी दिन भर काम करती और बहू आराम फरमाती। लेकिन एक दिन सावित्री जी का रसोई घर में काम करते करते हाथ जल गया। उनके हाथ में बुरी तरह से छाले पड़ गए, जिस कारण अब वह काम नहीं कर पाती थी। सारा काम वापस संगीता पर आ गया। ऊपर से जब राजेश ने उनसे कहा कि माँ इस महीने खर्च ज़्यादा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमे के पैसे में से कुछ पैसे चाहिए, तो सावित्री जी हैरानी से बोली, बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे। तेरे पिताजी के बीमा के जो पैसे मिले थे उसमें से तो काफ़ी पैसा तेरे बड़े भाई मोहित ने ले लिया, और उसमें से कुछ पैसा जो मैं यहाँ लेकर आई थी वह तुमने अपने खर्च के लिए ले लिया। और तो और मेरे पास तो गांव जाने के लिए टिकट का पैसा तक नहीं है। मैंने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर राजेश एकाएक गुस्से में आ गया। माँ तुमने सारा पैसा मोहित भैया को दे दिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर आकर तुमने खर्चा ही कितना किया है और कहती हो कि सारा पैसा ख़त्म हो गया। क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा? अब जब सारा पैसा अपने बड़े बेटे को ही देकर आई हो तो उसी के साथ रहो, हम आपके लगते ही कौन है? तब सावित्री जी बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे लिए मेरे दोनों बेटे एक समान हैं, लेकिन तुम्हें अपने खर्चों पर लगाम कसनी चाहिए। जब तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्च क्यों करते हो? अगर पहले ही भविष्य का सोचकर कुछ बचा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती तुम पर। यह बात सुनकर संगीता बदतमीजी से बोली, ज़्यादा भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखा कीजिए। हमें कितना और कैसे खर्च करना चाहिए ये हमें आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर राजेश ने कहा, माँ आप एक काम क्यों नहीं करती, भैया के पास गांव वापस चली जाओ, यहाँ हमारा खर्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है, अब हम आपका बोझ कैसे उठाएंगे? अपने बहू बेटे के मुंह से ये बात सुनकर सावित्री जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह कहने लगी, बेटा मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसों के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया था? वह तो तुम ऐसे ही मांग लेते तो मैं तुझे दे देती। यह कहकर सावित्री जी रोने लगी। बस बस माँ जी, ये फालतू के नाटक बंद कीजिए, हमसे अपना खर्चा नहीं उठाया जाता, आपको कहाँ से बिठा कर खिलाएंगे?
संगीता ने कड़क स्वर में कहा तो राजेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, माँ अभी के अभी आप अपना सारा सामान पैक कीजिए, मैं कल आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। अब अपने छोटे बेटे और बहू की बातें सुनकर सावित्री जी अचंभित रह गई थी। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे मोहित को फोन किया और रोते रोते उसे सारी बात कह सुनाई। फिर मोहित बोला, माँ हमने आपको इतने साल रखा है तो क्या कुछ समय वह लोग आपको नहीं रख सकते? उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। आपका सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? अभी यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं रहिए। इतना कहकर मोहित ने फ़ोन काट दिया। सावित्री जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करके इतना काबिल बनाया था कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही है? आखिर ये दोनों किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे? सावित्री जी अपने भाग्य को कोसने लगी। यह दिन देखने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? सावित्री जी असमंजस की स्थिति में पड़ गई। जिस बेटे के मुंह में वह गांव छोड़कर गुड़गांव आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वही बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन जब सावित्री जी सुबह नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। सावित्री जी के जागते ही राजेश बोला, चलिए माँ जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। सारा नज़ारा देखकर सावित्री जी का कलेजा मुंह को आने लगा। वह रुआसी आवाज़ में बोली, नहीं बेटा मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तभी संगीता बोली, हद हो गई, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं है? क्यों यहाँ पड़े पड़े हमारा खर्चा बढ़ा रही हैं? फिर सावित्री जी ने कहा, लेकिन बेटा थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो, मैं कहाँ जाऊँगी? मोहित ने तो मुझे गांव आने से साफ मना कर दिया है। तभी राजेश भड़क उठा, ऐसे कैसे मना कर सकते हैं भैया, मैं भी देखता हूँ, चलिए मैं आपको गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर राजेश अपनी माँ सावित्री देवी को रेलवे स्टेशन पर ले गया और अपनी माँ को प्लेटफार्म पर बिठाकर बोला, माँ मैं भी टिकट लेकर आता हूँ। जैसे ही राजेश जाने लगा तो सावित्री जी ने कहा, लेकिन बेटा टिकट काउंटर तो यहाँ इस तरफ है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तो राजेश बोला, माँ तुम भी ना कितनी भोली हो, गांव जाने के लिए टिकट यहाँ से नहीं दूसरे काउंटर से मिलता है, मैं बस थोड़ी देर में आया। ऐसा कहकर वहां से गायब हो गया। अब बूढ़ी माँ सावित्री देवी बेबसी से अपने बेटे की राह देख रही हैं और मायूस होकर स्टेशन पर ही बैठी हुई हैं। एक दिन पूरा बीत गया और रात भी निकल गई, लेकिन उनके बेटे राजेश का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह पापड़ वाला फिर से पापड़ बेचने के लिए स्टेशन पर आया। उसे देखकर बहुत दुख हुआ कि वह बूढ़ी अम्मा अभी तक अपने बेटे के इंतजार में प्लेटफार्म पर ही उदास भाव से बैठी हुई है। अब तो शायद उन्हें भी एहसास हो चुका था कि उनका बेटा अब तक वापस क्यों नहीं आया। सच्चाई का एहसास होने पर उनके शरीर में तो जैसे जान ही नहीं बची थी। रह रहकर अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीग चुकी आंखों को पोंछने लगती। तभी थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं के कुछ सदस्य गरीबों और मजदूरों को भोजन देने के लिए स्टेशन पर आए तो उस पापड़ वाले ने बूढ़ी माँ की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी खाना देने को कहा। तब उन्होंने एक कोने में निढाल सी बैठी सावित्री जी को भी खाना दिया। सावित्री जी ने भूख की तड़प के कारण उनका दिया हुआ भोजन जल्दी से खत्म कर दिया और कहने लगी, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या? तब उन लोगों ने उन्हें और भोजन देते हुए पूछा, माँ जी आप कहाँ से आई हैं? आपका घर कहाँ है? एक समाज सेवक के इतना पूछने पर सावित्री जी ने अपना सारा हाल कह सुनाया और कहते हुए रोने लगी, बेटा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने जिन बेटों पर मैं हमेशा नाच करती आई थी, जिन्हें मैंने अपने बुढ़ापे की लाठी समझा था, मेरे वही बेटे मेरा यह हाल करेंगे। लेकिन अब मैं अपने किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, मरते मर जाऊंगी लेकिन उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। सारी बात सुनने के बाद एनजीओ के उस सदस्य की आंखों में आंसू आ गए। आपस में बातचीत और सलाह मशवरा करके वह लोग सावित्री जी को एक वृद्धाश्रम में ले गए और कहने लगे,
माँ जी, जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिलती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। तो सावित्री जी कहने लगी, नहीं, मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी है, लेकिन मैं उस नर्क में अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहकर अपने जीवन के बाकी के दिन जैसे तैसे काट लूँगी। एनजीओ के सदस्यों ने उनकी वीडियो भी बनाई, न्यूज़ कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप ही उनकी पूरी दुनिया होती हैं। शायद इसीलिए ही माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं। वहीं इसके कारण कुछ बच्चे तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे ही उन्हें घर से ही निकाल देते हैं। आज भी ऐसी ही एक घटना घटी 68 वर्ष की सावित्री देवी के साथ, जिनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके बेटों ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। कितने शर्म की बात है कि दो बेटों की मां आज ऐसी स्थिति में आ पहुंची है कि दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। कोई भी बेटा उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिलाना चाहता, उन्हें अपने साथ अपने घर में नहीं रखना चाहता। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। न्यूज़ कवर करके और सावित्री जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सदस्य चले गए। सावित्री जी को वृद्धाश्रम में रहते हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि उनके पास वृद्धाश्रम का संचालक आया और उन्हें कहने लगा कि आपके बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं। सावित्री जी यह सुनकर बड़ी हैरान रह गई, साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए कि आखिरकार मेरे बच्चों के मन में अपनी माँ के प्रति प्यार उमड़ आया। मैं जानती थी कि मेरे बेटों को मेरी ममता जरूर खींच कर ले आएगी। यह सोच सोच कर सावित्री जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। परंतु जैसे ही वह बाहर आई, उन्होंने देखा कि करीब 24-25 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर सावित्री जी निराश हो गई और वापस जाने लगी, क्योंकि वह उस लड़के को जानती नहीं थी। परंतु उसी समय उन्हें पीछे से आवाज़ आई, सावित्री काकी, पहचाना नहीं अपने बेटे को। यह आवाज़ सुनकर सावित्री जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि इस नाम से तो केवल उन्हें राजू पुकारा करता था। सावित्री जी पीछे की ओर मुड़ी और विस्मय भरी नज़र से उस लड़के की ओर देखने लगी और थोड़ी देर देखती रही। हाँ, ये तो राजू ही था। उसे देखते ही सावित्री जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कितना बड़ा हो गया रे तू। 14-15 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल राजू एक अनाथ लड़का था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी हालत पर तरस खाकर सावित्री जी और उनके पति ने उसे अपने दूध की डेयरी में काम दिया था। तनख्वाह के साथ साथ वह दोनों उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्चा भी उठाते थे। लेकिन जब सावित्री जी के बेटे मोहित ने डेयरी का कार्यभार संभाला तो राजीव पर चोरी का इल्जाम लगाकर वहां से निकाल दिया। सावित्री जी रोती बिलखती रह गई कि मेरा राजू ऐसा कभी नहीं कर सकता, वह चोर नहीं है। लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। उसके बाद राजू गांव छोड़कर चला गया। आज राजू को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर सावित्री जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी राजू बोला, अरे काकी, आपने अपने राजू को नहीं पहचाना। इतना कहते ही राजू ने उनके पैर छुए तो तभी सावित्री जी ने भरी आंखें लिए उसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों से तो जैसे गंगा जमुना बह निकली। तभी राजू की पत्नी भी सावित्री जी के पैर छूने लगी। ये आपकी बहू है काकी, राजू ने कहा। तो सावित्री जी ने उन दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। तभी राजू बोला, काकी, मैंने कल आपकी खबर मोबाइल में देखी। सच कहूँ तो आपको इस हालत में देखकर मैं अंदर तक कांप गया और खुद को रोक ना पाया। नियति भी कितनी अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कदर नहीं होती, और यहाँ मैं अनाथ माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ। कहते कहते राजू की आवाज़ रुआसी हो गई। काकी, मैं और आपकी बहू आपको लेने आए हैं। अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी। राजू की बात सुनकर सावित्री जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। मैं यहीं पर बहुत अच्छी हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती।
जिंदगी के जितने दिन बचे हैं यहीं रहकर जैसे तैसे गुजार लूँगी। काकी, बचपन में आपने इस अनाथ को जो प्यार और सहारा दिया, उस प्यार को कैसे भुला सकता हूँ मैं। ये आपका एहसान ही थे मुझ पर। मैं आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहते हुए राजू सावित्री जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन सावित्री जी आंखों में आंसू लिए जस की तस खड़ी रही। तभी उसकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, काकी, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चे को दादी की छाया। फिर राजू आंखों में आंसू लिए सावित्री जी के पैरों में गिर गया और बोला, काकी, इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस एक एहसान और कर दो। हमें अपने प्यार और आशीर्वाद से वंचित मत करो, हमारे साथ चलने से मना मत करो। राजू और उसकी पत्नी को इस तरह विनती करते देख सावित्री जी की आंखों से प्यार भरे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले से लगाकर वह खूब रोई और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। आज सावित्री जी के रूप में राजू को अपनी माँ मिल गई और सावित्री जी को परिवार का साथ। यह रिश्ता अनोखा जरूर था, परंतु बहुत अनमोल था। माता पिता के भाग्य की एक ऐसी विडंबना है जिन बच्चों के लिए वह पूरा जीवन खपा देते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर वह बच्चे उनकी परवरिश से हाथ खींच लेते हैं। बेटे आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उस मकान में जगह नहीं है। जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंचकर माँ बाप खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि अपने सुख दुख की परवाह न करते हुए माता पिता ने अपने जिन बच्चों को बड़ा करके काबिल बनाया, वे बच्चे ही आज के दौर में बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।